नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं वर्जेश आपका अपना परिवार एग्जाम पूर्व में स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए शानदार करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है ये क्लास आप लोग को अच्छी लगेगी। तो देर किस बात की, आप लोग हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सबको सुप्रभात, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। तो साथियों, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है साथियों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन क्या है सही नहीं है, अर्थात कथन गलत है। गलत वाले को चूज करके हटा दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन क्या है गलत है बताना है। यह है आपका, इस रैंकिंग में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के एक संगठन वेल्च युंग रहिल्ट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। बताओ, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। और आपका डी कह रहा है GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा माय डियर। चलो भाई, नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते। आप लोग जुड़ते जाइए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी। कैसे हो आप लोग, सकुशल मंगल? क्या बात है भाई। तो आप लोग शेयर भी करते रहे वीडियो को। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर बात करते हैं, इनमें से कथन जो गलत है ये आपका ए वाला हो जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी एक कथन क्यों गलत होगा? क्योंकि भारत का स्थान जो है ना दोस्तों, 94वां स्थान 2020 में मिला था। और 2021 की बात करते हैं, 2021 में भारत का जो स्थान है 101 रैंक पर आ चुका है। तो कह सकते हैं कि भारत की स्थिति उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। आप देख सकते हो हमसे अच्छा कौन सा है, पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी मुल्क ठीक ठाक है, लेकिन अपनी स्थिति जो है ठीक ठाक नहीं है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल हमसे अच्छा है, 76 रैंक पर है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं 76 रैंक पर है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमसे और अच्छे हैं, 94 रैंक पर है। 94 रैंक पर कौन सा है, पाकिस्तान है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भारत की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। बाकी आपका सब सही है। बी कह रहा है वर्ल्ड वाइड और जर्मन कि एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान हमसे अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। ये स्कोर जो है 4 घटकों पर यह निकाला जाता है। कौन कौन सा होगा तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, अल्प पोषण देखा जाता है कि जहां पर अल्प पोषण का शिकार बच्चे हो रहे हैं उनका देखा जाता है। चाइल्ड आपका वेस्टिंग देखा जाता है, चाइल्ड स्टैंडिंग देखा जाता है, और बाल मृत्यु दर भी देखा जाता है। इसके बाद ये निकाला जाता है भूखमरी। तो साथियों, भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में और खराब हो गई है, क्योंकि कोरोना के संकट ने क्या किया कि कई लोगों की रोजगार को छीन लिया। अब भैया पैसा ही नहीं है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, रोटी कहां से मिलेगी। और इस वजह से वे साथियों भूखमरी का शिकार हो गए। कई लोग साथियों बिना खाना खाए भी सोते रहे। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों आपको बताना है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं। आपको बताना है साथियों इसका सही जवाब। तो साथियों क्या होगा, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे क्या सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, तो इसका उत्तर देखा जाए कि साथियों विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो पहला शीर्ष स्थान पर जो यह राज्य है वो अपना गुजरात हो जाएगा। गुजरात नंबर 1 का है साथियों। यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए साथियों कि राज्य की बात करते हैं, भारत में राज्यों की बात करते हैं, गुजरात नंबर 1 का होगा। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है। तो नोट कीजिएगा कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड के द्वारा यह। ओके चलो भाई, तो बहुत अच्छा भाई, शानदार आपका क्वेश्चन का जवाब आ रहा है।
अब हम चलते हैं भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड स्थान पर कौन होगा, पहला स्थान पर गुजरात, सेकेंड पर आपका क्या होगा, सेकेंड पर आपका तमिलनाडु होगा। और छोटे राज्यों में देखा जाए, छोटे राज्यों में अगर देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर क्या होगा, छोटे राज्यों में गोवा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। और केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए पहला स्थान पर क्या होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको साथियों बताना है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी किया गया है और आपको बताना है कौन सा स्थान। ओके, तो जल्दी आप लोग बताओ क्या इसका सही जवाब होगा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान की सामग्री सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा स्थान है, जल्दी बताओ। ये है आपका IIT मद्रास, बी है IIT बॉम्बे, सी है आपका IIT विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT कानपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। IIT संस्थान की बात करते हैं कि दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला भारत के कौन से IIT कॉलेज है। कमेंट करके आप लोग बताते रहे भाई। नमस्ते, सुप्रभात, वंदे मातरम। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, देखो क्या पूछ रहा है, शिक्षा संस्थान में आपसे पूछा जा रहा है दूसरा स्थान कौन सा प्राप्त किया है। कमेंट करके बताते रहे और याद रखें कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप रिपीट कर लेते हो तो एक चीज आपका अपना हो जाता है और कभी भूलोगे नहीं, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। ओके, तो साथियों दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो IIT बेंगलुरु हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान इसका नाम है और बेंगलुरु दूसरा पर है। पहला पर आपका क्या होगा, पहला पर आपका IIT मद्रास हो जाएगा, दूसरा पर IIT आपका बेंगलुरु हो जाएगा, तीसरा की बात करते हैं IIT बॉम्बे हो जाएगा, चौथा की बात करते हैं IIT दिल्ली हो जाएगा और पांचवा की बात करते हैं तो IIT कानपुर हो जाएगा। तो आपको 5 तक मैं बता दिया हूं। अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे टॉप 1 पर कौन सा कॉलेज आता है, कॉलेज अगर पूछा जाए तो मिरांडा वुमेन कॉलेज दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मिरांडा। ओके, मिरांडा हाउस कहा जाता है, मिरांडा हाउस ये आपका साथियों दिल्ली में स्थित है और DU के अंतर्गत आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मिरांडा हाउस ये कॉलेज है। ये वुमेन के लिए महिला कॉलेज है जो लगातार 3 बार से नंबर 1 पर आ रहा है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे पुराना IIT कॉलेज कौन सा है, भारत का सबसे पुराना ओल्ड IIT कॉलेज कौन सा हो जाएगा, तो IIT आपका साथियों कौन सा होगा, कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। तो साथियों उत्तराखंड का, उत्तराखंड में आपका स्थित रुड़की है। कौन सा, तो रुड़की, रुड़की सबसे प्राचीन आपका यूनिवर्सिटी IIT कॉलेज है। 1847 में यह IIT रुड़की की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको साथ ही बताना है भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। तो साथियों ये कह रहा है कि सौर पार्क किस राज्य में स्थित है, स्थित है मतलब अभी जारी है। अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कार्यरत पूछा जाए कि जो अभी काम कर रहा है, तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के रीवा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में क्या है, कार्यरत है और वहां से 750 मेगावाट बिजली जो है यहाँ से जनरेट की जाती है। ठीक है साथियों। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, अगर फ्यूचर की बात करें किया जाएगा, वे स्थापित नहीं हुआ है, बनने के कगार पर मतलब बन रहा है, तब आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात के आपका कच्छ जो है साथियों ये दुनिया के सबसे बड़ा क्या बनने वाला है, सोलर प्लांट बनने वाला है। अभी बना नहीं है और यह जो है बहुत जल्द बन करके तैयार होने के कगार पर है। और साथियों नोट करेंगे यह आपका क्या है, गुजरात का जो आपका सोलर पार्क है किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो NTPC के द्वारा।
एनटीपीसी के द्वारा यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो गुजरात के कच्छ में। और कितना मेगावाट यहां से बिजली पैदा की जाएगी? तो 4750 मेगावाट यहां से बिजली पैदा की जाएगी। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो साथियों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि सबसे बड़ा आपका फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? जो कार्यरत है तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। सबसे बड़ा 100 मेगावाट का आपका तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो साथियों तेलंगाना हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मात्र में 25 मेगावाट का है, लेकिन 100 मेगावाट का आपका कहां पर है? तेलंगाना में है। चलते भाई अब अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको साथ ही बताना है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमेंट करके बताओ, निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है आपका नीरज चोपड़ा, बी है शिव कुमार दहिया, और सॉरी ये जो है शिव कुमार लिख दिया गया, लेकिन यहां होना चाहिए मेरे ख्याल से रवि कुमार दहिया होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पर शिव कुमार थोड़ा टाइप में गलत कर दिया, यह रवि होना चाहिए। ठीक है, रवि कुमार दहिया होगा। रवि कुमार दहिया की बात करते हैं। सी आपका लवनीना बोरगोहेन, डी है अवनी लेखरा। क्या सही जवाब होगा? ओके, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे क्या सही जवाब होगा, बताते रहिए। चलिए ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा माय डियर? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये क्या है? एक से अधिक, मतलब ये सभी कथन क्या है? सही है। तो साथियों कुल मिलाकर के हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 12 खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों मेजर ध्यानचंद की बात करते, पहला इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों में दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया 2021 में? तो साथियों नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। समझ में आ रहा है आपको? तो साथियों टोटल जो है 12 खिलाड़ी को दिया गया, कुल राशि जो है 25 लाख रुपया ये दिया जाता है, और खेलों में दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। चलो अब देख लेते हैं किसे किसे दिया गया है। टोटल 12 खिलाड़ी का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप नीरज चोपड़ा का नाम जानते होंगे। ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? 87.58 मीटर क्या किया था? तो साथियों इन्होंने भाला को इतना कस के फेंका, भाला को, तो साथियों ये कितना दूर में जाकर के गिरा? तो साथियों कुल जो है इनका 87.58 मीटर दूरी पर जाकर के भाला गिरा। और साथियों इतने दूरी तक भाला फेंकने वाला कोई विश्व का खिलाड़ी नहीं आया, और परिणाम स्वरूप ये भाई साहब को सोना मिला। गोल्ड पदक जीतने वाले ओलंपिक के अगर बात करते हैं वे कौन सा भारतीय? तो नीरज चोपड़ा हो चुका है। ठीक है साथियों, और इसके अलावा की बात करते हैं तो रवि कुमार दहिया जो कुश्ती से है, लवलीना बोरगोहेन बात करते हैं मुक्केबाजी, असम की है। और साथियों पहली बार इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, अब भारत को कांस्य पदक दिलाया। और उसके बाद बात करते हैं कि साथियों PR राजेश, ये हॉकी से रिलेटेड है। अवनी लेखरा की बात करते हैं, पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत को 2 पदक, एक गोल्ड दूसरा ब्रॉन्ज लाई थी। और उसके बाद पैरा शूटिंग के लिए है सुमित अंतली, ये पैरा एथलीट्स है। प्रमोद भगत जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था कि भारत को पदक दिलाया था। ये प्रॉपर कहां के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन से है। मनीष नरवार पैरा शूटिंग से है। मिताली राज ये क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट महिला क्रिकेट खिलाड़ी, खेल का कौन है? महिला क्रिकेट टीम के कौन है? ये साथियों कप्तान है। और सुनील छेत्री
फुटबॉल के लिए है, मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए है, मिताली राज साथियों हाल ही में क्या हुआ कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहला खिलाड़ी में ये आ चुकी है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? ये आपका सुश्री नीलू गुप्ता, बी है श्री अरविंद फुकन, सी है आपका डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डी है डॉक्टर बुशरा आतित और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या उत्तर होगा माय डियर? आप लोग जल्दी से बताते रहिए उत्तर इसका क्या होगा। चलिए ओके, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। साथियों इनके द्वारा एक लिखी गई क्या है? आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा है अस्थि और भवती, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड है। अस्थि एवं भवती, अस्थि एवं भवती, ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और साथियों यह मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करते हैं, ये साहित्य पुरस्कार है, ठीक है साथियों, ये साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा चुका है? कि मतलब बताना है कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया टिल 2022 तक आपको बताना है। ओके, यहाँ पर फरवरी 2022 लिख दीजिए, फरवरी 2022 तक अब तक कुल कितने क्या है कि भारत में टाइगर रिजर्व केंद्र है? कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो साथियों इसका उत्तर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल कितना है साथियों? टोटल 53 आपका टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। और यह साथियों टाइगर के बचाव के लिए जो बाघ है, बाघ को क्या करना है कि उनको बचाना है, क्योंकि बहुत सारा देशों में बाघों की हत्या कर दी जा रही है। और खास करके जो तस्कर है चाइना में बाघों को बेचते हैं, मार करके उनके खाल और उनकी हड्डी से औषधि भी बनाया जाता है, कई केमिकल में उनका उपयोग किया जाता है। इसीलिए चीन में बाघों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और तस्करों लोग खास करके बाघ को मार करके उनके हड्डी और चमड़े को ले जा करके वो लोग बेचते हैं। तो आपका 53 होगा, इसीलिए टाइगर रिजर्व केंद्र की स्थापना की गई है। तो साथियों टाइगर रिजर्व की बात करते 53वां आपका टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये कहां पर है साथियों? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में आपका जंगल कितना है, फॉरेस्ट कितना है? तो साथियों फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ तीसरा रैंक पर है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक जंगल कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है साथियों। तो गुरु घासीदास यह आपका कौन सा बना है? 53वां राष्ट्रीय पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और 12वां पूछा जाए 52वां तो क्या होगा? तो रामगढ़ विषधारी अभियान, 52वां अगर पूछा जाए तो साथियों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, विषधारी क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा सांपों की जातियां आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका कहां पर? राजस्थान में है। और गुरु घासीदास ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो साथियों कुल मिलाकर के आपका 53 है। अगर हम बात करते हैं बाघों की संख्या, तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या तो भारत में क्या है? भारत में बाघों की संख्या पूछा जाए तो टोटल 2967 बाघों की संख्या है। और इनमें सबसे ज्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में है। एमपी में बाघों की संख्या 526 है, जबकि आपका कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या यहाँ पर आपका
442 है, जबकि बिहार में बाघों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर बाघों की संख्या टोटल 31 है, और झारखंड में पूछा जाए, झारखंड में बाघों की संख्या तो यहाँ पर कुल 19 बाघ बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, और नया रिपोर्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के बाद साथियों बाघों की गणना की जाती है, उनका भी रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो साथियों यह आपका 2019 वाला रिपोर्ट जो कि 20 में प्रकाशित हुआ था मैं बताया, और यह बहुत जल्द आने वाला है। फिर भी देखा जाए तो बाघों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिला है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है साथियों, टाइगर रिजर्व भी आपका सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। साथियों आपको बताना है अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 की बात करते हैं कि 4 नए भारतीय रामसर स्थल को शामिल किया गया है। आपको बताना है अगस्त 2021 में 4 नए भारतीय रामसर स्थल को शामिल किया गया है, और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है, मतलब गलत है आपको बताना है। रामसर स्थल की बात करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उसमें शामिल नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, थोल झील, गोगाबिल झील, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, तो साथियों इसका उत्तर गोगाबिल होगा। गोगाबिल क्या है, तो समुदाय स्थल में शामिल किया गया है। ये समुदाय स्थल में शामिल किया गया, किसमें, सामुदायिक स्थल में इसको शामिल किया गया है। और ये गोगाबिल है कहां पर, तो गोगाबिल साथियों यह आपका कटिहार में है। कहां पर है, कटिहार। कहां है कटिहार, कटिहार जिला आपका कहां है, बिहार में है। और ये कहां पर है, तो साथी गंगा और महानंदा, गंगा और महानंदा के मध्य, महानंदा के मध्य गोगाबिल ये क्या है कि अभयारण्य स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये नहीं होगा, ये क्या है कि यह वेटलैंड नहीं है। ठीक है साथियों, रामसर स्थल की बात करते हैं तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है, कांवड़ झील। कांवड़ झील की बात करते हैं, कांवड़ झील ये आपका कहां पर है, तो बेगूसराय में। आपका कहां पर है, तो बेगूसराय में है, और इसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। बाकी आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तो गुरुग्राम में है। कहां पर है भाई, तो गुरुग्राम में है। याद रखेंगे एग्जाम में पूछा गया कहां पर है, तो हरियाणा में गुरुग्राम में है। थोल झील हो गया, भिंडवारा वन्यजीव अभयारण्य हो गया, ठीक है, ये सब शामिल किया गया, लेकिन आपका डी नहीं होगा। और सबसे हाल में 47वां राष्ट्र आपका वेटलैंड, जो वेटलैंड का दर्जा मिला है, वेटलैंड का वो कौन सा बना है, तो आपका क्या होगा, हैदरपुर। हैदरपुर ये आपका वेटलैंड जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और आपको बताना है साथियों 35वीं वार्षिक फोर्ब्स, 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन है। एलिस वाल्टन, मैकेंजी स्कॉट, फ्रेंकोइस, बेटनकोट एंड फैमिली, डी आपका जूलिया कोच एंड फैमिली। कमेंट करके बताओ सबसे अमीर महिला इनमें से कौन सा है। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि रिपोर्ट प्रकाशित हो चुका है, और साथियों आपको बताना है। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। तो साथियों देखा जाए इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तर क्या होगा, फ्रेंकोइस बेटनकोट एंड फैमिली। तो साथियों ये कहाँ की महिला है, ये फ्रांस की रहने वाली, कहाँ के हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और महिलाओं के रैंकिंग में इनको पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, पहला स्थान ए आपका क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों में, ये महिलाओं की श्रेणी में ये पहला स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पुरुष मतलब मेल की बात करते हैं, पुरुषों में बात करते हैं, तो क्या होगा साथियों, तो अमेजन के सीईओ, अमेजन के जो मालिक है उनका नाम क्या है, जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, याद रखेंगे जेफ बेजोस, जेफ बेजोस ये साथियों पहला स्थान प्राप्त किया है। ये कौन है, फाउंडर ऑफ अमेजन, अमेजन के संस्थापक है, याद रखेंगे अमेजन के संस्थापक। ठीक है, अमेजन के संस्थापक। ओके, तो चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
जून 2021 की बात करते हैं। जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रण राज्य घोषित किया गया है? मतलब क्या है कि भाई वहां रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया, वहां पर एक भी पेशेंट रेबीज का नहीं आता है। अरे भाई रेबीज की बात करते क्या है, ये कैसे होता है? अरे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, जिसे हम लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं, कुकुर, कहते हैं अरे भाग रे भाग बबुआ, कुकुर आके काट ली। तो कुकुर मतलब कुत्ते को कहा जाता है गांव में। और साथियों कुत्ते जो है, कुत्ते, बिल्ली और खास करके आप देख सकते हो नेवले वगैरह, ये सब के काटने के बाद क्या होता है, रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। रेबीज होता है, रेबीज खतरनाक होता है साथियों। और इसीलिए साथियों जब कुत्ता या बिल्ली काटने के बाद क्या करते हैं कि साथियों उनको टीका लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, और 7 इंजेक्शन लिया जाता है। अब तो कुछ कम भी कर दिया गया है, पहले 7 इंजेक्शन लिया जाता था। और सबसे पहले शुरू में तो नाभि में इंजेक्शन लिया जाता था, उसके बाद जो लाया गया फिर कहीं पे लिया जा सकते हो। अब जो है मात्र में जो है आप 5 इंजेक्शन लेकर के रेबीज से आप मुक्त हो सकते हो। लेकिन साथियों एक ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी आपका उत्तर होगा, क्योंकि गोवा की बात करते हैं। हाल ही में गोवा क्या हुआ कि साथियों मलेरिया क्या नाम है, रेबीज मुक्त हो चुका है। ओके, तो वहां के सीएम कौन है भाई? तो सावंत, प्रमोद सावंत जी वहां के सीएम है। प्रमोद सावंत ने अभी हाल ही में घोषणा किया। प्रमोद सावंत ने घोषणा किया कि भैया आप हमारे यहाँ एक भी क्या है कि रेबीज से रिलेटेड बीमारी नहीं है, क्योंकि वहां पर जितने भी कुत्ते 5.40 लाख कुत्ते को क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि सबको टीका लगाया। होता क्या कि जो पालतू कुत्ते होते हैं, अगर उनको आप टीका लगा देते हो, उनमें अगर इंजेक्शन लगवा देते हो तो रेबीज रोग नहीं होता है। अक्सर लोग लगाते हैं, लेकिन जो रोड पर घूमने वाला कुत्ता उनको कौन जाता है, वो तो बस जहां अगर आप मिले रात में तो धर करके आकर के वो काट ही लेगा, तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए साथियों क्या क्या रेबीज का टीका ये साथियों लगवा दिया गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भाग लिया था? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि साथियों 21 की बात करते हैं। 21 गणतंत्र दिवस 2021 में जो गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए थे, इस मौके पर आपको बताना है कि किस देश के सैन्य दस्ते ने, सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका, डी है नेपाल और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करें। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। चले भाई लॉक लगाया जाए, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। चलो भाई आप लोग जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों क्या हुआ कि बांग्लादेश भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। और बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? तो साथियों 1971 में, 1971 में यह देश जो है स्वतंत्र हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम साथियों याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भी इसे जाना जाता था। ठीक है साथियों। ओके, तो साथियों क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर अधिपत्य था, पाकिस्तान का शासन हो रहा था। 1971 में क्या हुआ कि एक युद्ध भी हुआ और वे युद्ध में पाकिस्तान हार गए और इसका सपोर्ट करने वाले, बांग्लादेश का सपोर्ट करने वाले भारतीय थे और उसके बाद इनकी जीत हुई और पाकिस्तान क्या हुआ? बांग्लादेश का जन्म हुआ। और साथियों 2021 में क्या होता है? इनका 50 साल पूरा हो जाता है और इस अवसर पर बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी भारत में आकर के भाई क्या किए थे? सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। इसके पहले की अगर बात करते हैं 2016 में फ्रांस की सेना भारत में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भाग ली थी। 2016 में फ्रांसीसी सेना, याद रखेंगे फ्रांसीसी सेना कब भाई हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पार्टिसिपेट किए थे? तो 2016 में। इसके पहले 2016 में फ्रांस की सेना आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के एक मिनट रुक जाइए। 17वां, यहां नोट करेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। और आपको बताना इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? कमेंट करके बताओ। यह है ऑप्शन चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बी है प्रवीण जगन्नाथ, सी है अरविंद सहाय, डी है प्रवीण कुमार, डी है उपयुक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताओ। उत्तर आपका ई हो जाएगा। अब बोले क्यों?
क्योंकि साथियों 70वां प्रवासी दिवस 2000 कब मनाया गया था? 2022 में। ठीक है साथियों, 9 जनवरी 2022 में। और कोरोना के काल में एक भी गेस्ट, एक भी अतिथि बाहर से नहीं आए थे, और इसीलिए साथियों नोट करेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 16वां प्रवासी दिवस की बात करते हैं। 16वां प्रवासी दिवस जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, 9 जनवरी 2021 में। और उस समय आने वाले आपका चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति है? सूरीनाम के राष्ट्रपति। और मूल रूप से चंद्रिका प्रसाद कहां के रहने वाले हैं? इनका कनेक्शन जो है भारत से है। और आपको पता है कि साथियों प्रवासी भारतीय दिवस कब से प्रारंभ हुआ, कब से मनाए जाने लगा? तो साथियों इनकी शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत कब से हुई? तो साथियों आपका 2003 से इनकी शुरुआत हुई। और इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि साथियों 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए थे? भारत आए थे। और इसी के शुभ अवसर पर, इसी को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक 9 तारीख को भारत सरकार क्या मना रहे हैं? प्रवासी दिवस मना रहे हैं, ताकि भारत के रहने वाले जो भी विदेश में रह रहे हो उनको क्या करना है? भारत की ओर उनको लाना है। भारत में वो अधिक से अधिक FDI को क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, ताकि भारत का जो ग्रोथ है आगे और बढ़ते रहे। तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत का GDP ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि जब तक वे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सुंदर पिचाई, तो साथियों गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। कहां के रहने वाले हैं? तो साथियों भारत के रहने वाले हैं। कहां काम कर रहे हैं? तो साथियों अमेरिका में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के लोग मिलेंगे जो कि अच्छे अच्छे टॉप 10 वर्ल्ड के सब टॉप 10 कंपनी में काम कर रहे हैं। तो साथियों अगर कुछ भी 5% भी इन्वेस्टमेंट अगर भारत में करेगा तो भारत का क्या होगा कि ग्रोथ और आगे बढ़ते जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? E2025 पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। E25 पहल की शुरुआत की गई है, इसके बारे में आपको बताना है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा शुरुआत की जाने वाली एक पहल है। क्यों किया गया? किसके द्वारा? तो साथियों इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग WHO कहते हैं, WHO कहते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिनका हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों? जेनेवा है। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा है। साथियों जो भी आपका क्या होता, महामारी होता है या रोग को समाप्त करना है, तो यही नाम मतलब क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि कौन सा महामारी आया था। कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित करने वाला WHO ही था। इनका काम क्या है कि रोग को संसार से समाप्त करना है, और ये सब बहुत काम इनका है। ठीक है, ओके। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका उत्तर होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अब इनके बारे में और बात कर लेते हैं। WHO ने जो E25 पहल की शुरुआत की है, इनका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं तो साथियों 2025 तक 25 देशों का 25 देशों से क्या करना है? 25 देशों से मलेरिया को समाप्त करना है। मलेरिया रोग को क्या करना है? समाप्त करना है। अर्थात 25 आपका जो देश है इनको मलेरिया मुक्त घोषित करना है। कब? तो 2025 तक। 25 देश है और 2025 तक मलेरिया को मुक्त घोषित कर देना है। और वर्तमान में देखा जाए कि सबसे कह सकते पहले मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला देश तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी मलेरिया का मच्छर नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया में 1976 में साथियों ऑस्ट्रेलिया मलेरिया मुक्त घोषित हो गया था। हमारे पड़ोसी जो है श्रीलंका है, श्रीलंका भी मलेरिया मुक्त हो चुका है। और 2021 की बात करते हैं, 2021 अक्टूबर 2021 में चीन भी मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। हमारे सबसे करीब पड़ोसी देश चीन तो 2021 में ये भी मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। मलेरिया रोग होता कैसे है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज
मच्छर के काटने से यह रोग होता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला। और मादा एंडीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, आपको बताना है हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर, हाल ही में बताना है हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर ETD का लोकार्पण किया गया। इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया? स्फीयर, मिनी स्फिनिफर, माइक्रो स्फिनिफर, नैनो स्फिनिफर। कमेंट करके बताओ कि साथियों क्या रखा गया? माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, मतलब ऐसा एक नया साथियों क्या लाया गया है? यंत्र विकसित किया गया है जो बहुत कम समय में विस्फोटक पदार्थ की खोज कर लेता है। ओके, तो साथियों आप लोग जल्दी बताओ इसका नाम क्या रखा गया है? कमेंट करके आप लोग बताते रहे, जवाब भी देते रहे माय डियर। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? नैनो स्फिनिफर। बहुत छोटा सा यंत्र है और जो साथियों विस्फोटक पदार्थ खोजने के लिए कह सकते हो कम समय में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। ओके, तो साथियों बहुत अच्छी बात है, शानदार। अब बात करते हैं भैया ये बनाया किसने है, किसने बनाया? तो IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। अब मुंबई इसका नाम क्यों नहीं रखा गया है? तो साथियों बंबई जो था पहले बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र को मिलाकर के बॉम्बे प्रांत कहा जाता था। ठीक है साथियों, और जैसे आप लोग पढ़ोगे कांग्रेस की स्थापना कब कहाँ हुई थी, तो वहां पर लिखा रहता है बॉम्बे में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। तो साथियों तो इसी प्रकार से अगर आपसे देखा जाए तो IIT बॉम्बे अभी भी आपका बॉम्बे के नाम से बहुत काम चल रहा है। बॉम्बे IIT बॉम्बे है, आपका बॉम्बे हाई कोर्ट भी है, तो बॉम्बे के नाम पर अभी चल रहा है। तो IIT बॉम्बे ने इसकी क्या किया था? ये यंत्र बनाया है। ठीक है, जो विस्फोटक पदार्थ को मतलब कम समय में त्वरित कार्रवाई करने में यह सक्षम है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जून 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आपको बताना है पहला वह कौन सा देश है जो स्टील उत्पादन में अग्रणीय भूमिका निभाया है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलो भाई देखा जाए तो पहला स्थान पर आपका क्या होगा माय डियर? तो चीन हो जाएगा। आपका क्या होगा? चीन होगा। पहला पर आपका चीन होगा, दूसरा पर क्या होगा? तो भारत हो जाएगा। इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो जापान हो जाएगा। पहला सेकेंड पोजीशन पर जापान था, जापान का रिकॉर्ड हमने तोड़ करके दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, ये उपलब्धि है भारत का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको बता रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थलों को शामिल किया गया है और इनमें क्रम से बताना है कि इनमें कितने सांस्कृतिक है, कितने प्राकृतिक है और कितने मिश्रित श्रेणी में आते हैं। कमेंट करके बताओ। यह है आपका 32/6/02, 31/081, 32/7/1 या 32/6 आपका 2। तो साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ। उत्तर सी हो जाएगा 32/7/1 है। कुल जोड़ोगे तो आपका 8 कितना होगा? 40 होगा। तो आपका क्या है? 32 क्या है? सांस्कृतिक है और प्राकृतिक आपका 7 क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक है और आपका 1 क्या है? आपका मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित की संख्या की बात करते 1 है। ठीक है साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना है? 40 है। और 40वां कौन बना है? तो धौलावीरा। कौन बना है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो आपका गुजरात में है और ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। धौलावीरा आपका 40वां क्या बना है कि साथियों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको साथी बताना है कि लॉन टेनिस क्या है? लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन आपका 2021 की महिला एकल विजेता एश्ले बार्टी, एश्ले बार्टी का संबंध किस देश से है? जल्दी बताओ। और 2022 में भी 2022 में ऑस्ट्रेलिया एकल टेनिस खिताब भी जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों यही महिला आपका नाम क्या है? एश्ले बार्टी। और इनका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया एकल
आपका क्या है, टेनिस प्रतियोगिता में भी इनका दबदबा रहा। महिला एकल खिताब जीतने का श्रेय भी एशले बार्टी को दिया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगस्त 2021 में ईरान में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में अमातुल्ला सैयद इब्राहिम राइसी ने किसे पराजित करके आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो आपको बताना 8वां राष्ट्रपति, साथियों लगातार 8वें राष्ट्रपति बनने वाला ईरान का व्यक्ति का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सैयद इब्राहिम, और किसे पराजित किया है? तो बशर अल असद, एडर लुगू, हसन रूहानी, अजीत अखनोता। कमेंट करके बताओ। तो साथियों इसका उत्तर हसन रूहानी हो जाएगा। हसन रूहानी को इन्होंने पराजित करके साथियों क्या किया, ईरान के वे 8वें राष्ट्रपति बने। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप लोग याद रखेंगे जो आपका अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी जो है, इनको साथियों बहुत ज्यादा वोट मिला, 72% यह वोट को प्राप्त किया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है इनका संबंध किस जिला से था? वैशाली, नवादा, दरभंगा, गोपालगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और साथियों इन्होंने बहुत मतलब कह सकते हैं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। और साथियों अंग्रेजों को भगाने में इन्होंने नवादा से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो उत्तर क्या होगा, नवादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं। और नवादा में आपका क्या है, काकोलत जलप्रपात भी आपको नवादा में देखने को मिलेगा। काकोलत जलप्रपात भी कहां पर, आपका जलप्रपात भी आपका साथियों कहां है? तो ये आपका नवादा में स्थित है। ठीक है, ओके चलिए अब आपको आगे बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो आया है, आपको बताना है राइट अंडर आवर नोज। राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? श्राव्या व्यास, अमीर त्रिपाठी, आर गिरिधरन, चेतन भगत, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के आपको बताना है राइटर कौन है, जल्दी बताओ। उन्होंने साथियों पुलिस और अपराधी के बीच में इन्होंने एक किताब में ठीक है बताया है। तो जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ इसकी रचयिता कौन है, कमेंट करके बताओ। तो साथियों इनकी रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो आर गिरिधरन। आर गिरिधरन जी कौन है? तो आर गिरिधरन जी आरबीआई के भूतपूर्व कौन थे? तो गवर्नर। तो साथियों ये कौन है? भूतपूर्व गवर्नर, याद रखेंगे गवर्नर है। और बात करते साथियों इन्होंने जो कहानी कही है, इनका जो क्या है कि रचना है, इनमें बताया गया है कि किस प्रकार से इनके उपन्यास में बताया गया है। एक पुलिस के सामने अपराधी ने एक व्यक्ति की हत्या कर डालता है। तो साथियों ये बताया है ये उपन्यास में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या है, जीवन सुगमता सूचकांक। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में भागलपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों क्या है, एक आता है जो बड़े राज्य हो जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा, शहर ओके, शहर की अगर बात करते हैं जिनकी 10 लाख से ज्यादा है वो बड़े शहरों में आता है। छोटे शहर जिनकी संख्या 10 लाख से कम हो, जिनकी पॉपुलेशन, उनको छोटे शहर कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी बताओ क्या सही जवाब होगा? भागलपुर का स्थान बताना है। ओके जल्दी बताओ। तो भागलपुर का स्थान आपका क्या होगा? 30वां हो जाएगा। भागलपुर का स्थान क्या होगा? 30वां हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं कि पटना शहर का, तो पटना का स्थान क्या होगा? पटना का आपका 33वां होगा। पटना का 33वां हो जाएगा। ओके, तो भाई इस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर अस्पताल में क्रियाशील बेडों के मामले में प्रथम जिला कौन सा है? मतलब 1 लाख आबादी पर सबसे अधिक बेड वाला जिला कौन सा है? सहरसा, सुपौल, सिवान, शिवहर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्या सही जवाब होगा माय डियर? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्या उत्तर होगा?
ओके, चलो भाई, तो देखा जाए इसका सही जवाब क्या होगा कि सही इसका उत्तर क्या होगा आपका सहरसा हो जाएगा। सहरसा में बेडों की संख्या 1 लाख लोगों पर, बेडों की संख्या अगर हम बात करते हैं साथियों ठीक ठाक है, लगभग यहाँ पर 8 बेड है। जबकि बिहार की बात करते हैं, औसतन बिहार की बात करते हैं 1 लाख लोगों पर, 1 लाख लोगों पर सबसे स्थिति खराब अगर देखा जाए भारत में तो बिहार का है। 1 लाख लोगों पर, 1 लाख लोगों पर क्या है, 1 लाख लोगों पर कुल कितने बेड है बिहार में, तो मात्र में 6 बेड है। अब बताओ भाई 1 लाख पॉपुलेशन पर यहां पर कितने बेड है, 6 है। और इससे अच्छा तो झारखंड का है, झारखंड में 1 लाख लोगों पर 9 बेड कहां पर है, तो आपका झारखंड में है। और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो दिल्ली का है। दिल्ली की स्थिति सबसे अच्छा है साथियों। दिल्ली में क्या है, 1 लाख लोगों पर, 1 लाख लोगों पर कितनी बेड है, तो साथियों 59 बेड है। तो बहुत अच्छी बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा बेड वाला हॉस्पिटल बिहार में ही बनना जा रहा है, और बिहार में जो बनने जा रहा है उसका नाम होगा पटना मेडिकल कॉलेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल बनने जा रहा है, भी बना रही है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे स्थिति खराब जो है बिहार का ही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है। यूनेस्को द्वारा जारी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 के अनुसार सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में स्थित है, सबसे कम शिक्षक किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा त्रिपुरा में सबसे कम आपका महिला टीचर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 की बात करते हैं। 2021 के अनुसार भारत का GHI स्कोर कितना है, जल्दी बताओ। वैश्विक भूखमरी में मैं आपको बता चुका हूं भारत की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, टोटल 101 रैंक पर है। और आपका क्या बताना है, आपको बताना है साथियों GHI आपको बताना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर बताना है, स्कोर कितना है जल्दी बताओ। 50.8, 27 या 20.6 या 42.3, तो उत्तर आपका क्या होगा 27.5। इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, आपको बताना है भाई हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 21 के अनुसार भारत की रैंकिंग कौन सी है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। साथियों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। वीडियो को जाते जाते सभी लोग शेयर जरूर कर देना।